Good morning, student. Today we have discussed about a new concept, that is cloning vector. In previous class we have already discussed about the restriction enzyme और हमने देखा कि कितने अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं जो डीएनए सेगमेंट को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर दे। उनका एक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, यूं कहिए कि जो कटिंग साइट होता है जहां से वो कट करते हैं, वो सेट है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। दरअसल क्लोनिंग वेक्टर है क्या? क्लोनिंग वेक्टर ऐसे स्ट्रक्चर है, यूं कहिए ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि जो अभी तक आपने पढ़ा नॉर्मल फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी, वहां आपने पढ़ा कि जो डीएनए की कॉपीइंग होती है या डीएनए की जो नंबर इंक्रीज होने की बात होती है वो केवल और केवल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीजन के वक्त ही डीएनए डबल होते हैं और क्रोमोसोम में जाते हैं, इस तरीके की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर हम डीएनए को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं या यूं कहिए क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, उस डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं बिना सेल डिवीजन के। तो ये कैसे पॉसिबल हो सके? तो इसको पॉसिबल कर सकने की जो काबिलियत है वो दो लोगों में मिलती है जो बिना सेल में डिवीजन हुए ही ये आपस में क्या कर सकते हैं, ये खुद में सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो है प्लाज्मिड जिसके बारे में आपने सुना और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। तो चाहे आप प्लाज्मिड ले लें या बैक्टीरियोफेज ले लें, दोनों का प्लाज्मिड कहाँ मौजूद होता है? हमने पहले भी आपको कभी बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में खुद तो उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल वो होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है कुछ बैक्टीरिया में, और ये जो एक्स्ट्रा सर्कुलर न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसी को हम कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। अब खासियत ये है प्लाज्मिड की कि यदि हम प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड कई बार बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में कोई डिवीजन नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस ऑफ डिवीजन नहीं हो रहा, उसके क्रोमोसोम में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यदि हम इस प्लाज्मिड को ट्रिगर करें तो ये कई बार डिवाइड होता है और डिवाइड होकर एक या दो कॉपीज बन जाती है। कुछ और दूसरे बैक्टीरिया में आप देखेंगे तो 15 से 100 कॉपीज तक भी बनती है। यानी डिपेंड करता है अलग अलग स्पेसीज पे, अलग अलग वेराइटी पे कि कितनी कॉपीज उसकी बन सकती है, यानी वो खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ये खासियत है प्लाज्मिड की। ठीक उसी तरीके से मैं बैक्टीरियोफेज की बात करूं, बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। नॉर्मल कंडीशन में हम यही सब पढ़ते हैं उनके, लेकिन ये भी बड़े यूजफुल है, इसलिए यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि ये जो वायरसेस है जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं तो बैक्टीरिया में कोई प्रोसेस नहीं होती, या यूं कहिए कि उसमें कोई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन ये वायरस अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी ढेर सारी कॉपी डिपेंड ऑन द कंडीशन की कितने बैक्टीरियोफेज इंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वहां जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी क्या होंगी, कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। आप कहेंगे साहब इस प्लाज्मोडियम की डिवाइड होगी उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने से और बैक्टीरियोफेज की मल्टीपल कॉपीज बनाने से क्लोनिंग वेक्टर क्या कॉन्सेप्ट है? दरअसल हम इस प्रोसेस को ये जो दोनों काम करते हैं कि बिना बैक्टीरिया के डिवीजन के ये सेल्फ में रेप्लिकेट करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। यदि हम अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या वो एलियन पीस ऑफ डीएनए जो हमने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से निकाला है और इसकी हमको ढेर सारी कॉपीज चाहिए क्योंकि इसको हम मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यदि इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को मैं ले जाकर इस प्लाज्मिड में जोड़ दूं या इस बैक्टीरियोफेज में जोड़ दूं और इनको ट्रिगर कर दूं, तो जैसे ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड में जुड़ेगा तो क्या होगा, यदि ये प्लाज्मिड 15 से 20 कॉपी बनाएगा तो ऑटोमेटिकली उस डीएनए सेगमेंट की भी कितनी कॉपियां बन जाएंगी, 15 से 20 कॉपियां बन जाएंगी, या 200 कॉपियां बन जाएंगी, या 100 कॉपियां बन जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि हम जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या आप इसे एलियन पीस ऑफ डीएनए कह लीजिए, हम क्या करेंगे, इसको अटैच विथ आइदर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, और जब हम इनको ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा,
यानी क्लियर करना नहीं, तुमको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना जिससे वो क्या करने लगे, रेप्लिकेट करना, मल्टीप्लाई करना शुरू करे। वी गेट multiple copies of foreign DNA material या alien DNA material, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है उसकी हम ढेर सारी कॉपीज जो है तो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लोनिंग वेक्टर। आ रही बात? तो ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट हुआ दिमाग में बैठाने के लिए, क्लोनिंग वेक्टर वो है जिनके थ्रू हम अपने जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए उसकी कॉपीज बना सकते हैं, उसके ज्यादा नंबर बना सकते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक कट कर लिया, अब एक की जरूरत तो नहीं हमको, तो बहुत सारा उसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करना है या उसका यूटिलाइजेशन करना है। ऐसी कंडीशन में इसकी ढेर सारी कॉपी कैसे बनेगी, तो इसकी कॉपी बनती है बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग से नाम ही समझ में आ रहा है, वो क्लोन करता है उनके, और वेक्टर वो मीडियम है, वो माध्यम है जिनके थ्रू ये प्रोसेस होती है। अब जब आप एक क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आज की डेट में जितने भी वेक्टर्स हैं ये सब इंजीनियर्ड वेक्टर। इंजीनियर्ड वेक्टर से क्या मतलब? देखिए, इंजीनियर्ड वेक्टर से मतलब ये है कि इनको हमने अपने तरीके से डिजाइन कर रखा हो। अरे बस क्या कर रखा है हमने इसको, आज की डेट में जितने भी हैं उनको सबको हमने अपने तरीके से बना रखा है, उनकी प्रोसेस को उनको प्रिपेयर किया, तो इंजीनियर्ड वेक्टर। दूसरा खासियत ये है इन इंजीनियर वेक्टर्स की कि हमको पता है कि जो भी हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो आसानी से इस इंजीनियर्ड वेक्टर में क्या हो जाए, अटैच हो जाए, उसको करने में हमको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो उनको इस तरीके से ही बनाया जाता है कि जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो क्या हो, आसानी से अटैच हो, लिंक इन कर सके। फॉरेन पीस ऑफ डीएनए लिंक इजली पहला। दूसरा, हम इस तरीके के वेक्टर्स बनाते हैं जिनसे वी कैन इजीली फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेंट एंड ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, थोड़ा सा समझ। देखो, जब आपने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से कोई एक पीस ऑफ डीएनए निकाला, ये पीस ऑफ डीएनए सपोज कीजिए कि किसी आम का है और आम की मिठास के लिए ये पीस ऑफ डीएनए। दूसरा एक आपका आम का पौधा है जिसमें आपको ये इंट्रोड्यूस करना है, आम की साइज सब कुछ अच्छी है लेकिन मिठास अच्छी नहीं, आप सोचते हैं इसकी मिठास उस वाले आम में चली जाए तो काम बन जाए। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपने क्या किया, एक पीस ऑफ डीएनए तो काट लिया मिठास वाला। अब इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को आपने एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया कि भाई इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए। जब मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तभी तो हम अलग अलग प्लांट में इनको इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ग्रो करके देखेंगे कि हमारा प्रोडक्टिविटी किस तरीके की आ रही है, वो मीठा आम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब हमने इनको फॉरेन पीस ऑफ डीएनए में डालने की कोशिश की, मान लीजिए कि एक लाख बैक्टीरियोफेज का बल्च है जिसमें हमने इस डीएनए को, ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को उड़ेल दिया इस उम्मीद के साथ कि ये इन सभी बैक्टीरियोफेज के साथ जुड़ जाएगा या इन प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाएगा या जो भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जाके वहां जुड़ा है या नहीं जुड़ा आपको कैसे पता? जो आपने मीठे कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो डीएनए आपने काटा था, जो आप जोड़ना चाहते थे उसमें, वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है आपको कैसे पता चलेगा? दरअसल इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यदि आपका फॉरेन पीस ऑफ डीएनए उस बैक्टीरियोफेज में या प्लाज्मिड में या जो भी वेक्टर, हमने एग्जांपल में भी दो ही वेक्टर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है, जैसे मैं इनका नाम ले रहा हूं कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में जो भी जोड़ने के लिए आपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए डाला, यदि ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए वहां जुड़ जाता है, इसका मतलब वेक्टर कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट। और यदि नहीं जुड़ता तो वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमको क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, क्योंकि हमको ये पीस ऑफ डीएनए चाहिए आगे की प्रोसेस के लिए। तो जिसमें ये जुड़ेगा वही बैक्टीरियोफेज हमको चाहिए, वही प्लाज्मिड हमको चाहिए। 1 लाख में मान लीजिए 10 में केवल जुड़ा है तो हमको वो 10 ही चाहिए, बाकी
90,999 90 वो हमको नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी इजीली हम फाइंड आउट कर सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है जब कभी भी इंजीनियर्ड वेक्टर्स बनाए जाए। आरी बात, तुम्हारी बुक में एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया है PBR322, एक्चुअली में वो इंजीनियर्ड वेक्टर, वो नेचुरल वेक्टर नहीं है, उसको हमने अपने तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि उसकी मदद से हम अपने फॉरेन पीस ऑफ DNA को किन्हीं भी चीजों में जिसमें जहां जहां वो यूज हो सकता है वहां इंट्रोड्यूस कर सके। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि जो भी आपका क्लोनिंग वेक्टर है वो क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जिससे वो एक कंप्लीट क्लोनिंग वेक्टर की तरह ट्रीट हो सकता है। क्लोनिंग वेक्टर तो आपने देख लिया कि काम क्या है। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम है कि जो फॉरेन पीस ऑफ DNA उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देना, उसके लिए प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज बेस्ट है, और भी कोई दूसरे जो हम इंजीनियर वेक्टर बनाते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक वेक्टर की यदि मैं बात करूं तो क्या क्या खासियतें होनी चाहिए, कौन कौन सी स्पेशलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए उसमें, जिससे उसको हम एक अच्छा वेक्टर कह सकते हैं। अब इसकी बात करें, देखिए जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फीचर है, ये कहना चाहिए कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है, वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है, कैसे थोड़ा सा समझना है। आपने इससे पहले DNA के बारे में पढ़ा, जो अपन 5th और 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह जहां से DNA अनवाइंड होना शुरू होता है, जहां से वो अनवाइंड होना शुरू होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है, वहीं से प्रोसेस ऑफ दोनों के दोनों स्ट्रैंड को रीड करना शुरू करता है पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, और एक न्यू रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। अभी आपने जो DNA कट किया है वो DNA छोटा सा सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा DNA क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो DNA एक छोटा सा स्ट्रक्चर है 250-200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का। अब इस पर्टिकुलर DNA में कोई ओरिजिन नहीं है या ओरी नहीं है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट नहीं है। यदि आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे किसमें, बैक्टीरिया में या जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अनफॉर्चुनेटली ये कुछ भी नहीं करेगा, ये वहां पर प्रोटीन की तरह यूटिलाइज हो जाएगा। तो जरूरी है कि इस DNA सेगमेंट का किसी न किसी चीज से लिंक होना चाहिए, और उस क्रोमोसोम के पार्ट से लिंक होना चाहिए, उस जीनोम का सिस्टम होना चाहिए, और उस जीनोम में कहीं ना कहीं एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। और वो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसा, जो उसके बगल में हो, ताकि जैसे ही वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करे आपका प्रोडक्ट क्या हो, फॉर्म हो, या उसका रेप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। यदि आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो पा रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होता है और कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाता है, और आपका प्रोडक्ट कहीं और लगा हुआ है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा कहीं ना कहीं जीनोम में, या यूं कहिए कि प्लाज्मिड में होगा, बैक्टीरियोफेज के जीनोम में होगा। लेकिन यदि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के बाद यहां से आके यहां तक खत्म हो गया, आपने DNA सेगमेंट यहां लगाया है, वो भी किसी काम का नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो वेक्टर में मौजूद हो, और आपका जो फॉरेन पीस ऑफ DNA हो वो ओरिजिन के पास ही मौजूद हो, ताकि जैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या की प्रोसेस शुरू हो, आपका प्रोडक्ट रीड होना शुरू हो। कम से कम आपका प्रोडक्ट तो रीड हो जाए, बाकी के प्रोडक्ट रीड हो ना हो उनसे बहुत ज्यादा आपको लेना देना नहीं। तो क्योंकि हम क्या करें, हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, हम यही करते हैं कि हमको अपने प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हमको इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि उस प्लाज्मिड में और बाकी क्या प्रोसेस हो रही है। हमारा जो फॉरेन पीस ऑफ DNA वो रीड हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हमको ध्यान रखना है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर मूव्स है और फॉरेन DNA, आप कहिए इसको फॉरेन DNA शुड लीव जस्ट आफ्टर ओरी, और खासकर उस ओरी के पास या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास वेयर मोर नंबर और कॉपी कैन बी प्रोड्यूस। अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक ओरिजिन उसी तरीके की उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है, कुछ कम भी बनाते हैं, कुछ ज्यादा ही बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है किसी भी जीनोम में। हमारे शरीर में बहुत बड़ा DNA होता है, और आपको बता दूं कि इस DNA में सपोज करो यहां पर ओरी,
ये इधर भी रीड कर सकता है, इधर भी रीड कर सकता है, ये दोनों ही कंडीशन। लेकिन आपने तो क्या कर रखा है, किसी एक पर्टिकुलर डीएनए का एक छोटा सा पार्ट काट के निकाल रखा है। अब ये छोटे से पार्ट को आप चाहेंगे कि ये इंडिविजुअली कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करे तो पॉसिबल नहीं है। इसको हमको उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके यहाँ कट लगा के, ये ओडी यहाँ है तो यहाँ कट लगा के इस वाले पोर्शन में अपने वाले डीएनए को लाकर क्या कर देना है, जोड़ दे। तो जैसे ही ओरिजिन शुरू होगा आपका ये डीएनए सेगमेंट रीड होगा, और जब ये डीएनए सेगमेंट रीड होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो भी प्रोडक्ट बनना है या इससे जितनी भी मल्टीपल कॉपीज बननी है वो बनना शुरू होगा। तो किसी भी वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी डीएनए के स्ट्रेच में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये जीनोम में मौजूद होता है, पूरे क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। और ऐसे कंडीशन में ये हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए ओरिजिन के पास होना चाहिए तभी, क्योंकि ये भी पॉसिबल, आप सपोज करो इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को आप यहां अटैच कर देते हैं और ये ओरिजिन शुरू होता है यहां से आके बाद यहां खत्म हो जाता है, इसको रीड ही नहीं करता, तो आपके लगाने न लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिन एक बार शुरू हो तो पूरी लास्ट तक जाए, ऐसा कोई गारंटी। क्योंकि आपको पता है कि एक जगह सिग्मा फैक्टर होगा, एक तरफ क्या होगा, रो फैक्टर होगा, रो फैक्टर के बाद आगे जाएगा ही नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पर। आगे मेरे पास हो सकता है कि कोई दूसरा ओरिजिन हो, वो इसके बाद हो, यहाँ पर मौजूद हो दूसरा ओरिजिन, और जो यहाँ आगे पड़ता हो इस तरफ ना पड़ता, ये भी पॉसिबल। इसीलिए हमको किसी भी जीनोम के या किसी भी प्लाज्मिड के उस ओरी के पास हम उसको अटैच करते हैं जहां से वो आसानी से रीड किया जा सके और उसकी ज्यादा से ज्यादा कॉपियां बन सके। तो किसी भी वेक्टर के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, द वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बात आती है सेलेक्टेबल मार्कर। देखिए मार्कर क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर को आप ऐसा समझिए कि आप पूजा वूजा में जाते हैं कई बार, तो आप अपनी जूती चप्पल उतार देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ऐसा करके अपना एक चप्पल क्या होता है दूसरा चप्पल उतार देते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर हो गया हमारा। इसी तरीके से घरों में कोई चीज रखी हुई होती है, आप 2-4 भाई बहन है तो कोई सामान आता है आप सब लोगों के लिए, और यदि वो एक जैसा हुआ तो हम अपना अपना मार्क लगा देते हैं, ये मेरा है तो इसमें इस तरीके का मार्क लगा हुआ है, या मेरा इस प्लेट में रखा हुआ है, जो स्टील की प्लेट में है वो मेरा है और जो चीनी मिट्टी की प्लेट में है वो तुम्हारा है। इस तरीके के मार्कर हम स्टार्टिंग में लगाया करते थे, बचपन में छोटे हुआ करते थे तब, ठीक है ना। कोई अभी भी लगाते होंगे जिसके घर में 2-4 बच्चे हैं, वो इसी तरीके के मार्कर अपना सेट करके रखते हैं ताकि मेरा हिस्सा कोई दूसरा ना पाए। ठीक यही काम यहाँ भी हो रहा है, मतलब वही है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपने ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए उठाया, सपोज कीजिए ये आपका फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जिसको आप कहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक, आपने इसको उठाकर डाला एक ऐसे, मान लीजिए 50 बैक्टीरिया होगा और हर बैक्टीरिया में क्या मौजूद होगा, ये प्लाज्मिड मौजूद होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए इस बात। अब आपने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको आपने काटा था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी आप काटेंगे। तो आपने मान लीजिए यहां कट लगाया, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहां पे भी कट लगा, ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आपने यहां इंसर्ट किया। ऐसे ही और दूसरे जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए रहे होंगे, एक आध और भी रहे होंगे, उनको भी आप यहां इंसर्ट करेंगे। आरी बस, या आपके पास एक ही फॉरेन पीस ऑफ डीएनए मान लीजिए, चलिए ये भी मान लीजिए, अब आपने एंजाइम डाला तो यहां पे भी कट गया और यहां पे भी कट गया। अब ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इससे जुड़ा है, ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इससे जुड़ा है, ये आपको आइडिया नहीं है। आरी बात समझ। अब जिससे जुड़ा होगा वो कहलाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, और जिससे नहीं जुड़ा होगा वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। आपके पास ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था, एलियल डीएनए, आपने इस एलियल डीएनए को इन प्लाज्मिड में इंसर्ट करने की कोशिश की, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इसको काटा था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इसको भी काट दिया। अब काटने के बाद आपने इसको इंट्रोड्यूस किया,
तो अब ये इसके साथ जुड़ा या इसके साथ जुड़ा, ए के साथ जुड़ा या बी के साथ जुड़ा, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको चाहिए क्या? सेलेक्टेबल मार्कर। आ रही बात समझ? और यही सेलेक्टेबल मार्कर आपको बताते हैं कि आगे आपको कौन से बैक्टीरिया को आगे ग्रो कराना है। आप यदि दोनों को ग्रो कराएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। पर यदि आपको ये पता चल जाए कि ए ट्रांसफॉर्मेंट है, मींस ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इसमें आकर जुड़ा है, इसमें आकर नहीं जुड़ा है, तो आप इसको आगे ग्रो नहीं करेंगे, आप इनको सबको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। केवल ग्रो किसको करेंगे? इसको करेंगे जो आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। इस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ताकि इससे जो आपका जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए उसकी ढेर सारी मल्टीपल कॉपीज आप क्या कर सके? बना सके। इज इट क्लियर? अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग की जो कॉन्सेप्ट है, या यूं कहिए कि जो एज पर योर बुक कि जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपने पता कर दिए, तो जैसे ट्रांसफॉर्मेंट आपने पता किए उसको आप यूज करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप क्या करेंगे? निकाल के बाहर कर देंगे। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रोसेस है थ्रू विच फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरिया। ये जो मूव कराने की प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अ प्रोसेस थ्रू विच अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए विल इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। और जिसमें ये एलियन के साथ जुड़ेगा उसको ट्रांसफॉर्मेंट, और जो नहीं जुड़ेगा जिसको उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। अब बात आती है सर ठीक है, अब मैं आप जो कह रहे हो कि जिस पे जुड़ेगा वो हमारे काम का है, जिस पे नहीं जुड़ेगा वो काम का नहीं है, लेकिन यहाँ सिलेक्टेबल मार्कर वाली तो कोई चीज आई ही नहीं है। हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? हम जानेंगे कैसे कि किसके साथ जुड़ा है किसके साथ नहीं जुड़ा है? दरअसल आप यदि देखें तो ई कोलाई के साथ एक कंडीशन है। ई कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो ना तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन, और फिर उसके बाद क्या है? क्लोरोफिनाल करके। तो इन किसी के भी अगेंस्ट बाम है, साइक्लोस्पोरिन भी होगा। तो ये जितने भी हैं इन सभी के सभी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट वो क्या है? वो मीन्स ये कह लीजिए कि ई कोलाई इन किसी भी एंटीबॉडीज के कंडीशन में सरवाइव नहीं करता। आ रही मेरी बात समझ? अब आप ये बात समझिए, यदि ई कोलाई इनमें से किसी के भी अगेंस्ट सरवाइव नहीं कर सकता तो इनको हम पढ़ क्यों नहीं? इनको पढ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जो एम्पिसिलिन बनाने के लिए हो, टेट्रासाइक्लिन बनाने के लिए हो, या आप तीसरा कौन सा था? हाँ, क्लोरोफेनॉल बनाने के लिए हो, इनमें से किसी और उस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को मैंने प्लाज्मिन में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब अब ये बैक्टीरिया मान लीजिए वो एम्पिसिलिन बनाने वाला है ये, या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है इस चीज में, क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है। आ रही मेरी बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके बाद मैं क्लोनिंग साइट की बात करूंगा, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम क्लोनिंग ये मार्कर कैसे यूज करते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा कि जितने भी वेक्टर हैं वो सब कैसे हैं? इंजीनियर्ड वेक्टर हैं। PBR 322 जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं, PBR 322 ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, और इस आर्टिफिशियल वेक्टर की खासियत ये है कि इस वेक्टर में अलग अलग जगह में अलग अलग एंटीबॉडीज रेजिस्टिविटी जीन प्रोड्यूस होते हैं। अब यदि हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर जुड़ता है जहां पर ये एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो अपनी एंटीबायोटिक एक्टिविटी खो देगा। कैसे करेगा वो मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं। फिलहाल सेलेक्टेबल मार्कर में ऐसा समझ जाइए आप कि जब भी आप फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं होगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को निकाल के आपको बाहर करना है, ट्रांसफॉर्मेंट को आपको रखना है। यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन,
दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बैक्टीरिया, और उसके प्लाज्मिड में हमें इंट्रोड्यूस करें। इज इट क्लियर? कैसे पता लगाते हैं वो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। क्लोनिंग साइट से 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं। अब तीसरी बात आती है क्या? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या है? जैसे मैंने कहा कि जो भी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए होगा उसको हम प्लाज्मिड में या जीनोम में कहीं इंटर करेंगे जहां वो जुड़ जाए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, मैंने कहा था कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज ऑफ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को काटने के लिए करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको कहां यूज करना पड़ेगा? यहां पे भी यूज करना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तो क्या होगा? इसके कुछ अलग खांचे बनेंगे, उसके कुछ अलग खांचे बनेंगे, या यूं कहिए कि जो लाइगेटिंग साइट्स हैं वो अलग अलग बनेंगी, तो वो सही तरीके से उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से हमने हिंद के बारे में बात, हिंद 2 के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि उसमें GAA सीधे G और A के बीच में ही कटता है, तो वो उस तरीके की साइट जो है तो छोड़कर जाता है। तो अब ये समझ जाइए आपकी क्लोनिंग साइट के लिए इट इज नेसेसरी दैट vector has a cloning site or vector have single recognition site for that रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे हमने इस डीएनए को कट किया, और इस डीएनए को कट करने के बाद हमने ये एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए निकाला, ये मेरा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए था, उससे मैंने कट करके ये डीएनए निकाला। ये जिस एंगल पे काट रहा होगा, जिस न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे काट रहा होगा, वही रिकॉग्निशन साइट वेक्टर में भी मौजूद होनी चाहिए और एक आदि मौजूद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए एक कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए वेक्टर आर्टिफिशियल वेक्टर है। अब मान लीजिए हमने यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला इंट्रोड्यूस किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको यहां से काट दिया, फिर यहां से काट दिया, फिर यहां से काट दिया। यदि एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, टुकड़े टुकड़ों में काट के रख देगा और फिर उसको फिर से लाइगेट करना, वहां तक पहुंचना और फिर उसकी प्रोसेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे वेक्टर्स ढूंढते हैं जिनमें जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं वो क्या करे, मैक्सिमम एक ही कट लगाए, ताकि हमारा ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आसानी से इसके साथ क्या हो सके, लाइगेट हो सके, जुड़ सके। तो जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, ये कट लगा, उसके बाद ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए यहां आके क्या हो गया, अब ये इसके आसान काटा आ रही मेरी बात। और जब इसके साथ आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। हम क्या करेंगे फिर, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन अब यहां बड़ा सवाल आता है कि ये जिस रिकॉग्निशन साइट में जहां पे इसने कट लगाया है, कहां पे कट लगाया है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमको कैसे पता चले, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बात होगी कि ये कैसे हो रहा है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब ये इस वेक्टर में अपना रिकॉग्निशन साइट देखे, रिकॉग्निशन साइट मींस वो जगह जहां पर उसको अपने हिसाब का पेलिंड्रोम साइट मिले और जहां पर कट करे उसी को रिकॉग्निशन साइट कहे। तो वो रिकॉग्निशन साइट उसको इस वेक्टर डीएनए में या वेक्टर में वहां पर मिले जहां पर वो आसानी से इसको क्या कर सके, कट कर सके, और वो एंजाइमेटिक कंडीशन कैसी हो, एंजाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि ये जो वेक्टर है ये हमारा कैसा है, इसको हमने खुद इंजीनियर किया हुआ। तो हम यदि इस एलियन
पीस ऑफ डीएनए को ऐसी जगह पर ले जाकर अटैच कराएं या जोड़ें जो पोर्शन पर्टिकुलर किसी एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या किसी एंटीबॉडी रेजिस्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर अटैच कर दें तो आसानी से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा आप क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस पे बात करनी पड़ेगी। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आता है कौन, PBr322, जो कि क्या है, वेक्टर। और कैसा वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेक्टर। कैसा वेक्टर, आर्टिफिशियल वेक्टर। अब यदि आप ये PBr वेक्टर को देखें, यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है BAM-H1। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये यूज होगा तो उसी इसका नाम BAM-H1। और ये BAM-H1 जो एरिया है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यदि ये वेक्टर नॉर्मली काम करे तो यहां से टेट्रासाइक्लिन और यहां से ये एम्पिसिलिन, ये दो ऐसे एंजाइम है ये निकालता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है। एम्पिसिलिन में भी कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, और टेट्रासाइक्लिन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जो मेरा है उसको उठाकर मैं ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढूं जो इस BAM-H वाले पोर्शन पे कट करे और यहां पर मेरे फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ दे। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन में ये जो वेक्टर है PBr322 ये एम्पिसिलिन से तो बच सकता है, लेकिन अब ये टेट्रासाइक्लिन से नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी टेट्रासाइक्लिन से खत्म हो गई, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जिस पोर्शन से रिलीज हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था एंटीबॉडी, वहां पर मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, वहां पर मैंने अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? इंसर्ट करने बस से काम नहीं चलेगा। अब इंसर्ट करने के बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट निकालने होंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को मुझे एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करना है। तो स्वाभाविक है जिनमें ये वेक्टर एम्पिसिलिन में नहीं अटैच हुआ होगा, टेट्रासाइक्लिन में अटैच हुआ होगा, या यूं कहिए कि वो सभी वेक्टर ये जितने भी हैं वो सब के सब एम्पिसिलिन में ग्रो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वेक्टर को कोशिश की है कहां से जोड़ने की, टेट्रासाइक्लिन में। यदि इसके अलावा कहीं और जुड़ गया है ये हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए और एम्पिसिलिन काम नहीं कर रहा, तो यही मामला खत्म हो जाएगा। यदि एम्पिसिलिन मीडियम में ये वेक्टर सरवाइव कर जाता है, इसका मतलब इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन सही तरीके से काम कर रहा है। इसको उठाकर हम क्या करेंगे, अब हम टेट्रासाइक्लिन वाले में डालेंगे। जब इसको हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर क्या बात है, जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी जीन यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, तो जैसे ही टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे यहाँ भी मर जाएगा, तो हमारे पूरी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं निकला। जी हाँ, हो यही रहा है। एचडी में एम्पिसिलिन में डाला, एम्पिसिलिन के बाद उठाकर कहाँ डाला, टेट्रासाइक्लिन में डाला। अगर टेट्रासाइक्लिन में डाला तो ये मर जाएगा। एक्चुअली में इसके लिए करना क्या पड़ता था, जो पहले साइंटिस्ट थे, उनको बेवकूफ मत समझिए, वो क्या करते थे कि हर एक जो बैक्टीरियोफेज होता था या वेक्टर होता था उसकी एग्जैक्ट 2 कॉपी बनाते थे या 3 कॉपी बनाते थे। पहले उसको एम्पिसिलिन में ग्रो कराते थे, यदि एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया तो उसकी 2 कॉपी बनानी, एक को टेट्रासाइक्लिन में डालते थे, टेट्रासाइक्लिन में डालते थे। यदि टेट्रासाइक्लिन में मर जा रहा होता था, मतलब उसका जो भाई बचा के रखते थे वो किस काम आता था, इसलिए माना जाता था कि ये कैसा है, ट्रांसफॉर्मेंट। आ रही बात? ये एक्चुअली में थोड़ी सी कम्बरसम प्रोसेस थी, इसमें टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो साइंटिस्ट को आया कि क्या कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है जिससे आसानी से हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। जैसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सवाल, वैसा साइंटिस्टों के भी दिमाग में आया, और तब इस बात को खोजने की कोशिश की गई कि आखिर क्या किया जाए कि हम एक ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का वो आसानी से सेलेक्टेबल मार्कर कर सकें। खैर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे हम बात करते हैं कि कैसे हमने उस पे पहुंचे कि हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर आसानी से हम फाइंड आउट कर लें, वो कैसे किया हमने।
अब इस कन्वर्सन प्रोसेस से बचने के लिए है ना, हम साइंटिस्ट के दिमाग में आके क्या किया जाए, इसलिए बार बार करना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए। यदि हमको एक ही बार में पता चल जाए कि किस में ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, किसके साथ अटैच हुआ, तो हमारे लिए आसान है। इसको छोड़ने के लिए ठीक वैसे ही है जैसे घरों में होता है, गेहूं आप धोते हैं तो जो उसमें कीड़ा लग जाता है वो अपने आप टायर के ऊपर आ जाता है, उसको बाहर कर देते हैं ये मानते हुए कि ये भुना हुआ है, और जिसमें कीड़ा नहीं लगा होता है वो चूंकि बजरी होता है तो सेटल हो जाता है। यहाँ पर वो काम तो नहीं किया जाता, यहाँ पर कलर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की खासियत है कि ये क्या देगा? कलर प्रोवाइड। इसके लिए हम करते ये है कि बीटा गैलेक्टोसिलेज देते हैं। ये बीटा गैलेक्टोसिलेज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसका काम है। ये क्या नाम से क्लियर है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी किसी के इंसर्ट होते ही वो चीज क्या हो जाए? इनएक्टिव हो। मतलब नॉर्मली जो क्रोमोसोमिक सब्सटेंस है जब वो किसी चीज में मौजूद होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। आरी बात, हमने क्या किया कि ये क्रोमोसोमिक सब्सटेंसेस को हमने अपने वेक्टर्स में डाल दिया, ये मौजूद है। अब जैसे ही ये सब्सटेंस होंगे और क्रोमोसोमिक सब्सटेंस जैसे उनके कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत एक ब्लू कलर देने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि हम उसमें बीटा गैलेक्टोसिलेज जोड़ दें, वो क्या करेगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में ब्लू कलर नहीं देगा, उसके प्रेजेंस होने के बावजूद भी कलर जो है तो विजुलाइज नहीं कराएगा। ये कहलाता है बीटा गैलेक्टोसिलेज। ये करता क्या है एक्चुअली में कि इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर देता है, जो कि इस बीटा गैलेक्टोसिलेज की प्रेजेंस ना होने में ब्लू कलर देता है। आ रही मेरी बात? हमने क्या किया, हमने अपने एंजाइम में या जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है उसके साथ क्या जोड़ दिया? बीटा गैलेक्टोसिलेज। अब इस बीटा गैलेक्टोसिलेज को जोड़कर जब हमने वेक्टर में डाला, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने वो अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए हमने डाल दिया। चूंकि इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए के साथ साथ क्या मौजूद है? बीटा गैलेक्टोसिलेज। अब जैसे ही आप क्रोमोसोमिक सब्सटेंसेस में इनको रखेंगे या क्रोमोसोमिक सब्सटेंस का इफेक्ट देखेंगे तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये कैसा कलर देंगे? ब्लू। जबकि जो ये ट्रांसफॉर्मेंट है ये नो कलर देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या मौजूद है? बीटा गैलेक्टोसिलेज, जिसका काम है क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करना, यानी इसके प्रेजेंस होने के कारण जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो कोई कलर नहीं देंगे। और ऐसे में हम बड़े आसानी से, आप उनको मत निकालिए जो कलर नहीं दे रहे हैं, जो कलर दे रहे हैं उनको पिक करके बाहर कर दीजिए तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बाहर हो जाएंगे। जो बचे हैं वो सबके सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये आसान तरीका साइंटिस्ट ने ढूंढा फॉर गेटिंग आउट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इज इट ओके? देखिए, जहां तक वेक्टर किस तरीके से यूज किए जाएं और कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये लेसन हमने कहां से सीखा है? हमने प्लांट में और एनिमल में बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू सीखा है। यानी बहुत पहले से बैक्टीरिया और वायरसेस ये जानते थे कि किसी भी प्लांट या एनिमल को अपने हिसाब से कैसे काम कराया जा सकता है, और इसी नॉलेज को बाद में हमने यूटिलाइज किया, हमने अपने तरीके से यूटिलाइज किया उसको। लेकिन हमने ये इंफॉर्मेशन पाई कहां से? बैक्टीरिया और वायरस। दरअसल आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, दरअसल ये बैक्टीरिया नॉर्मली जितने भी डाइकोट प्लांट हुआ करते थे उन पे पैथोजन की तरह काम होता। इन डाइकोट प्लांट एक्ट एज पैथोजन।
करता क्या था ये करता ये था कि अ पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट इन होस्ट प्लांट में क्या करता था, अपने पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करता था, एक तरीके से एलियन पीस को प्लांट के डीएनए का पार्ट बना देता, होस्ट डीएनए, एंड मेक इट पार्ट ऑफ प्लांट जीनोम। तो जब ये प्लांट के जीनोम का पार्ट हो जाता था, ऐसी कंडीशन में ये जो पीस ऑफ डीएनए है, या जिसे आप एलियन पीस ऑफ डीएनए कह रहे हैं, जो किसका है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस का है, ये वो प्रोडक्ट बनाता है, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है which is directed by agrobacterium tubiferens। तो एक तरीके से पैथोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। आरी बात प्रोड्यूसेस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया, डायरेक्ट और प्लांट में एक पैथोजन की तरह एक्ट करता है, इसने अपने आप को उस प्लांट के साथ इंसर्ट किया और अपना पीस ऑफ डीएनए क्या किया, प्लांट के जीनोम में इंसर्ट किया। जब प्लांट के जीनोम में इंसर्ट किया तो और उसको क्या बना दिया, प्लांट के जीनोम का एक पार्ट बना दिया, जो जैसे हम फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ देते। अब ये जो डीएनए है, जब प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, तो उस पीस ऑफ डीएनए को भी रेप्लिकेट करेगा, उसका भी प्रोडक्ट बनेगा। और उस जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए का जो प्रोडक्ट बनता, केमिकल प्रोडक्ट बनता था, वो किसके यूज में आता था, वो प्लांट को हार्म पहुंचाता था और एग्रोबैक्टीरियम के लिए वो यूजफुल प्रोडक्ट होता था। आ रही मेरी बात सुनो। और इस तरीके से ये एक नॉर्मल जो सेल हुआ करती थी प्लांट की, उनको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता था, टीआई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो एक तरीके से आप मानकर चलिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस जो है वो डिलीवर करता था पीस ऑफ डीएनए को, और जिसको हम टीआई डीएनए भी कहते हैं। और नॉर्मल जो सेल हुआ करती थी, नॉर्मल प्लांट सेल जो होती थी, उनको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट। फिर ये जो ट्यूमर सेल जो भी प्रोडक्ट बनाती थी या जो भी केमिकल बनाती थी या जो भी प्रोडक्ट बनता था, वो पैथोजेनिक प्रोडक्ट होता था, या यूं कहिए कि जो प्लांट को हार्म पहुंचाता था और बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए पॉसिबल। आ रही मेरी बात सुन? इज देयर एनी डाउट? इसी तरीके से कुछ रेट्रोवायरस थे, ये एनिमल में नॉर्मल सेल जो होती थी उनको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते। जैसे प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट प्लांट में नॉर्मल सेल को टीडीएनए डाल के तो ये काम प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस करता था, एनिमल में ये करता था, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता था। ह्यूमन बीइंग में जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी चली या स्टार्ट किया, इन्होंने इन दोनों को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अपने फायदे के लिए कैसे? हमने क्या किया कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस में ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए की जगह अपने इंटरेस्ट का जीन एग्रोबैक्टीरियम को पका दिया। तो जो ये पहले टीडीएनए को डालता था नॉर्मल सेल में, अब हमारे काम के जीन को क्या करता है, प्लांट सेल में डालता है। और जो पहले टीडीएनए करता था ट्यूमर सेल, अब हमारे जो इंटरेस्ट का जीन है, हम उसको जो काम बता के भेज रहे हैं वो काम करा रहा है। कर कौन रहा है? अभी भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस। हमने उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करी।
क्रिएट की। हमने केवल उसका जो सामान था उसको छीन के उसके हाथ में अपना वाला सामान पकड़ा दिया कि अब तुम इसको ट्रांसफर करो। तो दिस इज एन कंडीशन जो हमने उसको डिसआर्म की। इसी तरीके से रेट्रो वाले वायरस वाले केस में हमने क्या किया कि जो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स बनाने के लिए जो भी वो प्रोसेस कर रहे थे रेट्रो वायरस, उनमें भी हमने यही किया, उनको डिसआर्म किया ताकि वो हमारे एनिमल को कोई नुकसान न पहुंचाए, जो भी ऑर्गेनिज्म है। और जो चीज वो ट्रांसफर करते थे उनकी जगह हमने अपना वाला इंटरेस्ट का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये हमारे इंटरेस्ट के जीन को पहुंचा रहे हैं। सो इस तरीके से हमने टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियल प्यूरिफेरेंस और रेट्रोवायरस की जो एक्टिविटी थी उनको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने इनकी जो पैथोजेनिक एबिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको एनवायरनमेंट में रहने दिया और साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट के जीन को भी क्या किया, ट्रांसफर कराने की कोशिश शुरू कर दी या ट्रांसफर करा लिया। हम जो चाहते थे वो हमने काम कर दिया। तो अल्टीमेटली हम यदि ये देखें कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, एक सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और क्लोनिंग साइट के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके लिए इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन द बेस्ट वे। और लास्ट में हमने देखा क्या कि जो प्लांट और एनिमल में जो वायरसेस हैं, वेक्टर्स हैं, उनको डिसआर्म करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज की बात यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़ा सा पहले बात करेंगे PBR322 स्ट्रक्चर और डायग्राम के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये तो एक तरीका हो गया इंट्रोड्यूस करने का अपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को, और कौन कौन से दूसरे तरीके हैं, मेथड हैं जिनके थ्रू हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।